हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। बहुत 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 स्वागत है आपका फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में। तो यार आज हम जो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी को बिल्कुल शॉर्ट में करने वाले हैं। ये 41 पेज की पीडीएफ है, इसमें से 35 पेज अराउंड का चैप्टर है। इसको हम काट पीट के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको अराउंड हम काट के लगभग 14 से 15 पेजेस का ही कर देंगे। बड़ा चैप्टर है, काफी टाइम खाता है बच्चों का, पर अब नहीं खाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो मैं मार कर रहा हूं बस वो मार करते जाना। पर्पस क्या है इसका, आपका एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें अजम्पशन यह है कि यार आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कहीं और से चैप्टर पढ़ रखा है, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं आपने कहीं और से चैप्टर पढ़ रखा है वो वाला। अब आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनसीईआरटी जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं मैं वो मार्क कराता जाऊंगा। तो बोर्ड के लिए और जेईई नीट के लिए सबके लिए मार्किंग एक साथ चलती जाएगी कि बोर्ड में है तो ये पढ़ लेना, बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हो तो ये पढ़ लेना, और जेईई नीट के हिसाब से पढ़ रहे हो तो ये चीजें पढ़ लेना, ताकि मन में कॉन्फिडेंस रहेगा यार एनसीईआरटी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, छोड़े नहीं है। ठीक है, आई रिकमेंड जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ लो, चाहे जेईई नीट के लिए पढ़ रहे हो चाहे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ने के बाद में इस फटाफट सीरीज से गो थ्रू कर लेना, मार्किंग कर लेना और पढ़ते जाना। वो वाली लाइंस पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। इसमें जो मैंने मार्किंग करी उसका प्रोसेस में बताता हूं। मैंने सबसे पहले बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, जेईई नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ध्यान ही है, उसके हिसाब से पूरी एनसीईआरटी में मार्क करी है। एम क्या है, आपकी दो चीजें बचाना। सबसे पहली टाइम मतलब आपका 40% से ज्यादा नहीं लगेगा और पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी ब्रेन पावर बचाना। भाई इसका पर्पस यही है। क्या होता है, अब जैसे मान लो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, मान लो हमारे पास किसी ने मार्किंग नहीं दे रखी है, हम एनसीईआरटी पढ़ने बैठे, आप साहब शुरू से पढ़ते हैं। बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर मोर देन 2000 years. However, it was only 200 years ago in 1820 that it was realized that they were immediately related, intermediately related, intimately related. अब आप देखो, अब यार ये जो चीज मैंने प्रोसेस करी, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू की 3 लाइनें ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना बोर्ड के लिए है, ना जेईई के लिए, ना नीट के लिए। इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो फिर मैं क्यों पढ़ूं। तो मैं आपको यहां पर मार्क करा दूंगा। आपको कॉपी पेन, एनसीईआरटी और पेन लेके बैठना है। ये मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर फाड़ लिया है यार, ये आप ऐसा ना करें, भले आप बुक में मार्किंग करें, तो मैं यहां मार्क करा दूंगा आपको यार, यहां से लेकर ये चीज आपको नहीं पढ़नी है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में ये क्रॉस वाली चीज को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है यार। पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम और ब्रेन पावर बचेगी और आप अपना जो समय है वो और बेटर जगह लगा सकते हो। ठीक है, जो समय बचेगा। ठीक है, चलिए तो यार फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में देखो, अभी तक हम क्लास 11th के 4 चैप्टर कर चुके हैं। पूरा ये प्लेलिस्ट में ई सरल के चैनल पे, जिसको आप इतना प्यार दे रहे हो यार, आई रियली थैंक यू सो मच। ठीक है ना, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, और चैप्टर 4 तक हम एनसीईआरटी क्लास 11th कर चुके हैं, चैप्टर 3 क्लास 12 तक हम कर चुके हैं। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 कर रहे हैं, ऑल्टरनेट चला रहे हैं, एक वीक क्लास 11th का, एक वीक क्लास 12th का। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले आपके टर्म 1 की चीजें, टर्म 2 की चीजें कवर अप होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं जो मार्क करा रहा हूं ये जनरल मार्क करा रहा हूं, मतलब ठीक है ना, टर्म 1 और टर्म 2 के इंडिपेंडेंट। सर अब टर्म 1 तो ऑब्जेक्टिव है, जो 2021 वाले बच्चों के लिए टर्म 1 ऑब्जेक्टिव है, तो सर उसमें डेरिवेशंस काम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन मैं जनरल मार्क करा रहा हूं यार, कोई भी बच्चा देखे, किसी भी बोर्ड का देखे, उसके लिए सीरीज हेल्पफुल है, क्योंकि सारे बोर्ड में टर्म 1 टर्म 2 का मामला नहीं हुआ है अभी तक। राइट ऑन। ठीक है, चलो तो यार आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और पेन लेके बैठना है, मार्क करते चलना। ठीक है, चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट मैं रिकमेंड करूंगा पूरा लेक्चर आप देखना, ताकि आपको पता पड़ जाएगा। मैं बीच बीच में आपको चीजें भी बताता जाऊंगा कि भाई क्या चीज में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या बताया गया, आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना, मतलब वो भी चीजें, किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम क्वेश्चन आते हैं, वो भी साथ में बताता जाऊंगा। ठीक है, तो क्विकली करते हैं। चलो तो मार्क करना चालू करते हैं।
ठीक है, मार्किंग की स्कीम आपको पता है, ओपीटी ऑप्शनल पढ़ने वाला, राइट मतलब जब मैं राइट लगाऊं मतलब वो तो कंपलसरी पढ़ना है, ठीक है ना, और डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन में सब लिखता जाऊंगा, इसमें अपन सब लिखेंगे, ठीक है। चलो तो यार अब इसके इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि है ना, ये फर्स्ट ये 3 लाइन तो ठीक है। अब ये ओरस्टेड भाई साहब ने करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जो है उसमें डिफ्लेक्शन नोटिस करा, जो कंपास नीडल पड़ी थी पास में। ओरस्टेड भाई साहब का नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये मार कर दिया यहां पर, ठीक है ना, कई बार नीट में पूछ लेते हैं ये नाम। और अलाइनमेंट ऑफ नीडल जो है वो टेंजेंशियल होती है इमेजिनरी सर्कल के, ठीक है ना, तो कि नीडल जो है वो सर्कल के टेंजेंट के अलोंग अलाइन करती है, ये अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये बीच का आप छोड़ सकते हो। फिर रिवर्स जब हम करंट को करते हैं, ये बाद में भी आएगा लेकिन मैं यही मार करा रहा हूं, तो फिर वो ओरिएंटेशन ऑफ नीडल भी रिवर्स कर देता है, और करंट बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है जब, और या फिर उसको पास में लेके आते हैं तो, ठीक है ना। आयरन फिलिंग्स जो स्प्रिंकल करते हैं वो फिगर 4.17 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो नटशेल में मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस, ये डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट लाइंस है, जनरल इंट्रोडक्शन बेकार होता है पर इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस है इसलिए मार करा दी यहां से, ठीक है, ये पढ़ लेना। यहां के बाद से लेकर फिर आगे तक जो है ये वाला पार्ट आप पूरा छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट, ठीक है। यहां पर आगे की बातें हो रही है, फलाना ढिमाका हो रहा है, हाँ भाई, ठीक है। तो यार ये कैसे अलाइन हो रहे हैं, वायर ऐसे रखे हैं, आयरन फिलिंग्स कैसे स्प्रिंकल हो रही है, ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाते हैं। तो ये फिगर 4.1 के नीचे जो चीज लिख रही है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीट पे भी कई बार पूछने जाने की संभावना है, इसलिए टिक लगा दिया, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है, ये पैराग्राफ आप छोड़ दो बिल्कुल, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इनफ है। फिर इस चैप्टर में आगे क्या करेंगे, डॉट मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, बचपन से पता है, इसको भी छोड़ दो, पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ जाना बिंदास, भरोसा रखते हुए आगे बढ़ जाना, आप टेंशन ही मत लेना, ठीक है। तो कोई इतनी सारी चीजें कटा दी ऑलरेडी इस पेज पे। फिर ये यहां से लेकर ये पूरा नेक्स्ट अब सोर्स और फील्ड मैग्नेटिक फोर्स की यहां से लेकर इसको पूरा क्रॉस कर लो, पढ़ने की इसको भी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको आता है। यहां से लेकर यहां तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का रिकैप करा रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का रिकैप करा रहा है ये, कि भैया फील्ड कितनी होती है हमको पता है यार, वो रिकैप है, क्रॉस कर दो, नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। फिर अगेन ये वाला पार्ट था कि यार देखो इतनी सारी चीज मैंने कैंसिल करा दी। अच्छा एक चीज और बताता हूं, जो बच्चे पहली बार ही एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब उनके पास कोई और सोर्स नहीं है, ना वीडियो देखते हैं, ना कोई और किताब है, ना कुछ है, यार वो फिर पूरी एक एक लाइन पढ़े, जिनके लिए एनसीईआरटी ही सब कुछ है, और मतलब जो डे 1 से मतलब एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं ना, उससे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। दो में रिकमेंड नहीं करता ये काम, लेकिन वो लोग फिर पूरी पढ़े, है ना, वो एक एक लाइन पढ़े, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक भी आप कट कर दें, ठीक है, नॉट वेरी मच नीडेड। फिर यहां से लेकर भी यहां तक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, सिंपल बेसिक एक्सप्लेनेशन है। फिर ये जो जस्ट ये यहां से स्टैटिक चार्ज की बात है, इसको मैं ऑप्शनल मार कर रहा हूं यहां पर, टाइम हो तो पढ़ लेना, बेसिक चीज ही है ये बेसिक चीज ही है ये, ठीक है ना, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज, वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स, एक सोर्स के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और बहुत सारे रहते हैं तो वेक्टर सम हो जाता है, ये बात बोले जा रही है, बेसिक आपको पता है, टाइम हो तो पढ़ लेना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। फिर यहां से लेकर यहां तक भी ऑप्शनल है, ठीक है ना, ये ब्लू बॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लॉरेंट भाई साहब की जन्म पत्री है, अभी शादी वादी नहीं करानी इनकी हमको, ठीक है, पर ठीक है इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना यार, टाइम हो तो। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। देन लॉरेंट्स फोर्स कहते हैं, बस इतना सा ध्यान रख लेना, बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने टिक लगाया, ये पूरे जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पढ़ने हैं, ये नहीं छोड़ने हैं, राइट, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक्सप्रेशन वाला ये वाली जो बात है, यहां से लेकर आप 4.2a तक, यहां तक आप इसको काट सकते हो कि ये डायरेक्शन वगैरह बता रहा है कैसे होती है, क्या होती है, और यूनिट फोर्स क्या होती है।
अब ये डेफिनेशन यहां पर है, ये डेफिनेशन बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसका यूनिट की बात हो रही है भाई साहब, ये टेस्ला के नाम पे रखा था यूनिट ये, ठीक है ना, यूनिट ऑफ व्हील्स, ये इसका डायमेंशन और उसके टर्म्स में है। छोटा यूनिट गॉस होता है जो कि 10 की पावर -4 टेस्ला होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गॉस 10 की पावर -4 टेस्ला होता है, इंपॉर्टेंट है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी होती है 3.6 × 10 की पावर -5 टेस्ला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये 3.6 × 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है। ये टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो, दिमाग की एनर्जी और टाइम दोनों बचाओ, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर के करंट से मैग्नेटिक फोर्स ऑन कितनी लगती है, फील्ड पढ़ ली पहले तो थोड़ी बहुत, अब उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है एनसीईआरटी वो बताती है, फिर फील्ड वायर के चक्कर में बाद में आएगी, पहले उसके ऊपर फोर्स बताई जा रही है यहां पर, ठीक है। तो यार ये डेरिवेशन हो रहा है पूरा, ये आगे तक जो है ना ये डेरिवेशन हो रहा है आई एल क्रॉस बी का, आई एल क्रॉस बी का डेरिवेशन हो रहा है भाई साहब। तो ये जो पार्ट है ये डेरिवेशन है, ऑब्जेक्टिव में डेरिवेशन नहीं आ सकता है, उम्मीद है कैसे देंगे यार ऑब्जेक्टिव में, तो है ना, बोर्ड के हिसाब से डेरिवेशन वैसे इंपॉर्टेंट होता है, जब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसका डेरिवेशन आ जाता है। जेईई नीट के हिसाब से आप इसको स्किप कर सकते हो, डेरिवेशन को आप डेरिवेशन को स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई पूरा, तो ये पूरा यहां तक जो है डेरिवेशन है, DER डेरिवेशन बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जेईई नीट के हिसाब से मत पढ़ना। फॉर्मूला जो है F वेक्टर इज इक्वल टू IL क्रॉस B, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इंटू I, ये फोर्स होती है एक वायर के ऊपर जो कि मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, ठीक है। L क्या है, वेक्टर है फलाना डिमाका, ठीक है ना, ये सारी चीजें यहां पर, और साइन हमने I का नहीं L का रखा हुआ है, I जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में L वेक्टर का साइन लेते हैं, बताया हुआ है यहां पर। ये बोल रहा है कि अगर स्ट्रेट वायर नहीं हो तो समेशन कर देते हैं, और ये समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ये समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर ये बात बोली गई है, तो इसको भी एक नजर से घुमा लेना, ठीक है। चलिए, ये इंटरेस्टिंग है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, टाइम हो तो पढ़ लेना, परमेबिलिटी और परमिटिविटी का अच्छा केस है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से नहीं आते हैं, पूरा बॉक्स कट गया है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है हलवा एग्जाम्पल है, इजी है आपके लिए, ऑप्शनल है, बिल्कुल बैंड बज रही हो अगर मैग्नेटिक इफेक्ट में तो ये पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, इजी है ये वाला एग्जाम्पल, फोर्स निकालनी है सिंपल, और मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो कि वो ग्रेविटी को बैलेंस कर ले, मतलब पढ़ लेना यार, मैं इसको चलो टिक ही कर देता हूं यार, आप कर लेना इसको, ठीक है ना, इसको कर ही लो, कई बार इसमें से सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं यार, इसको कर ही लो चलो आप, ठीक है। डंडनाडन डंडनाडन डंडनाडन, ये 4.2 अच्छा एग्जांपल है, इसको कर लेना, ये कर लेना भैया, ठीक है। चलो, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड हमने ये हुआ वो सब ठीक है, काम की चीज यहां से, इन केस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये यहां से लेकर भैया वर्क डन 0 होता है, ये मैग्नेटिक, कोई मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करती तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है पर मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं इस पे, तो ये करना जरूरी है, ये वाली लाइंस पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फिर ये भी यार पढ़ ही लेना, ठीक है। फिर अब यार ये पूरा ये केस बता रहा है कि कब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला कंसीडर करो केस जब v b के परपेंडिकुलर है, जब वेलोसिटी b इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो भाई क्यू वी क्रॉस बी, ये फोर्स होती है क्यू वी क्रॉस बी, उससे बता रहा है फोर्स इधर लग रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है ना। ये आप इसरल ऐप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से विजुअलाइज कराया है, इसमें किसी को प्रॉब्लम आती हो तो वो यार इसरल ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत प्यारे तरीके से विजुअलाइज करा के एनिमेशंस के साथ में चीज समझाइए, ठीक है। चलो अब यार ये जो हेलिक्स वाला पार्ट है ना, ये अब सेकंड केस जो एनसीईआरटी ने लिया है यार, ये बहुत जल्दी बता दिया, ये यहां से समझ में नहीं आएगा, मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बहुत रेयर है,
मतलब ये आपको यहां से पहली बार पढ़ने से समझ में आ जाए यार, ये वो केस है जब एक कंपोनेंट वेलोसिटी का बी के अलोंग भी होता है। तो ये यहां से पहली बार पढ़ के समझ में नहीं आएगा, घबराना मत। आपके बचाव के लिए ई सरल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लेना और उसमें से ये हेलिकल पाथ वाला जो लेक्चर है, हेलिकल पाथ वाला जो लेक्चर है ना, ये पूरा 12 मिनट का ये लेक्चर है, इसको पढ़ लेना यार। हेलिकल पाथ को पूरा देखो, ये ना आपको हेलिक्स बनाते हुए बताया गया है यहां पर। ये एक गोला, फिर पार्टिकल दौड़ेगा, पार्टिकल दौड़ेगा 2x में, देख लो ना 6 मिनट में हो जाएगा, भले 2x में चलाते हैं। चलो तो भाई ये किस तरह से ये गोला जो है आगे बढ़ के निकलेगा, देखना। ये अभी पूरा हेलिक्स बन के पाथ बनेगा अभी आगे। ये पूरा ये देखो, ये पार्टिकल कैसे घूम के हेलिक्स बना रहा है ना, ये ई सरल ऐप में आपको समझ में आ जाएगा। तो 12 मिनट आप स्पेंड कर लेना यार, आपकी जन्म जन्मांतर की समस्या हेलिकल पाथ की। बाकी नहीं सर, शादी नहीं हो रही मेरी, अबे अभी से वैसे कैसे होएगी, वो अलग, वो पोपटलाल की समस्या है, वो आपकी नहीं है। बट एनीवे, तो यार ये जो पार्ट है ना, ये इसमें से नहीं आएगा, ये ई सरल ऐप देख लेना, विजुअलाइज हो जाएगा पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार ये मैं पूरा यहां से लेकर ये यहां तक ऑप्शनल मार्क कर रहा हूं, मतलब एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश करिए एनसीईआरटी ने, पर आप इसके लिए ई सरल ऐप में से इसको देख लेना। हेलिकल पाथ वाला है ना, हेलिकल पाथ वाला चैप्टर है, वो वीडियो है, वो देख लेना, ठीक है। डन। नाउ रेडियस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, mv/qb। mv/qb, इसमें भी रेडियस यही होता है। एनसीईआरटी ने पूरा हलवा और करेला एक साथ मिला दिया है, तो वो बड़ा अजीब हो गया है कि यार इसका रेडियस भी ये है। भैया पहले इसका रेडियस तो बताते यार आराम से बच्चे को, बीच में पहले हेलिकल घुसा दिया, बच्चे की बत्ती उड़ गई और फिर बाद में बोल रहे हैं कि यार भाई साहब हाँ चलो अब उसकी बात कर लेते हैं। ऐसे मत करा करो यार, पहले एक बात में एक बात तो करो यार। फॉर्मूले पढ़ते जाना है इसका, थ्योरी तो ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा रहा हूं यहां पर, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है। ये ओमेगा, ठीक है ना, जो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी और एनर्जी की, ये इंपॉर्टेंट है। म्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, राइट। चलिए अब यार ये पिच की बात हो रही है यहां पर, ये भैया पिच हेलिक्स में कूद गया अभी यहां से, अभी टाइम पीरियड इतना होता है, ठीक है ना। अब ये वापस से हेलिक्स में कूद गया। अब पिच क्या होता है, v पैरेलल इनटू t, ये होता है, ये सरल ऐप से देख लेना, हेलिकल पाथ में मिल जाएगा। और ये जो रेडियस होता है सर्कुलर कंपोनेंट का, इसे रेडियस ऑफ हेलिक्स कहते हैं, रेडियस ऑफ हेलिक्स कहते हैं, जो कि mv/qb होता है, v परपेंडिकुलर हो जाती है यहां पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ ये एग्जांपल है यार, ये एग्जांपल कर लेना, अच्छा एग्जांपल है, मतलब छोटा एग्जांपल है, पर कैलकुलेशन से घबराना मत, सोल्यूशन पढ़ लेना एनसीईआरटी का, कॉन्सेप्ट समझना है मेन इसमें, ठीक है। चलिए ये अगेन इंटरेस्टिंग है यार, ये क्या होता है, ये ओबामा पुबामा जो भी ये रहता है, ओरोरा बोरियोलिस, ओबामा नहीं, ओरोरा बोरियोलिस, बोरो प्लस का भाई है ये, ऐसा पढ़ने में लगता है, लेकिन इसको हटाओ, इंटरेस्ट के उससे पढ़ लेना इसको, ओरोरा बोरियोलिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्किप मार सकते हो आप, ठीक है। चलो भाई साहब अब आ जाते हैं अपन वापस से वेलोसिटी सेलेक्टर पे। वापस से क्या मतलब, पहली बार ही आ रहे हैं। मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी सेलेक्टर। यार ये पूरा सेक्शन पढ़ना, ये पूरा सेक्शन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से जो है ना ये वाला पार्ट, मतलब ये पूरा इंपॉर्टेंट है। देन कब होता है, क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चल जाए, ये कंडीशन होती है। तो यार ये पढ़ लेना, नो फोर्स कंडीशन, ये क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह से काम करती हैं, और ये सारी कंडीशंस भी होती है क्या क्या होनी चाहिए। सो आई रिकमेंड यार, ये नीचे का ये पार्ट जे थॉमसन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब आ जाता है, पढ़ लेना यार, इसको रीड मार लेना एक बार, ठीक है ना। चलिए यार ये जो साइक्लोट्रॉन पार्ट है ना यार, ये अभी जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो कुछ बोर्ड्स में से ये सिलेबस में से हटा दिया था, लेकिन यार ये जब आता था ना तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मतलब लगभग हर दूसरे साल में इसी से क्वेश्चन आते थे। तो इसको बोर्ड के हिसाब से पढ़ने से पहले मैं क्या आपको रिकमेंड करूंगा यार, वो जो क्वेश्चंस आते हैं ना प्रीवियस ईयर के, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं, ई सरल ऐप में भी आपको मिल जाएंगे। बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ई सरल ऐप में ही मिल जाएंगे आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। ई सरल ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको भाई
ये बोर्ड 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 कहाँ गया, बोर्ड प्रीवियस ईयर पेपर प्लस टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये आपको मिल जाएंगे। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जो है आपको देखो 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ देख सकते हो या आपके पास कोई किताब हो लास्ट 10 इयर्स की कि इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड के रिलेवेंट, तो देखना साइक्लोट्रॉन में लगभग हर दूसरे साल में एक क्वेश्चन आता था। तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक पढ़ने से पहले वो क्वेश्चंस देख लेना कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो आपको प्रॉपर डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि यार मुझे इस क्वेश्चन में लिखना क्या है। आपको फंडा पता होगा साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है, लेकिन जैसे प्रिंसिपल में क्या प्रिंसिपल होता है, क्या फंडा होता है, जो लाइंस लिखने वाली इंपॉर्टेंट है वो आनी चाहिए बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। जेईई नीट में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, जो आपको कंसेप्ट पता होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करता हूं, यार ये इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड के सिलेबस में से इफ नॉट रिमूव्ड, इफ इंपॉर्टेंट है, अगर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम सिलेबस, ठीक है ना, तो आप ना सिलेबस जरूर से चेक कर लेना एक बार। अगर सिलेबस में से रिमूव नहीं हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यार साइक्लोट्रॉन में देखो, साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन। व्हाट इज अ मशीन सर? अप डाउन अप डाउन। साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकुलर आयंस टू हाई एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। चलिए भाई, अब साइक्लोट्रॉन क्या फैक्ट यूज करता है? साइक्लोट्रॉन यूजेस द फैक्ट कि भाई जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनर्जी होता है, उसका फ्रीक्वेंसी जो है, टाइम पीरियड जो है वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो यार जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, शो दैट टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर स्पीड, व्हाई इज दिस प्रॉपर्टी नेसेसरी फॉर ऑपरेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये 3 नंबर का सवाल आया था, ये है ना। तो प्रिंसिपल क्या है? दैट चार्ज पार्टिकल मूविंग नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ड्यू टू विच द पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ तो भाई ये जो पूरा पार्ट है, अब यहां से लेकर ये यहां तक, ये यहां से पूरी इसकी वर्किंग बता रहा है ये अभी ना, ये इसकी पूरी यहां से वर्किंग बता रहा है इसका, ये वर्किंग या फिर आप उसको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन दोनों बोल लो उसको, है ना। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ये यहां से पूरा यहां से स्टार्ट होकर, ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। और जेईई नीट के हिसाब से भी आपको इस चीज को तो पढ़ना है ही सही, ठीक है ना। यहां से आता पूरा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन इसका आ गया, तो कंस्ट्रक्शन आ गया मेजरली, ठीक है ना। ठीक है, फिर ये हाई फ्रीक्वेंसी डीज में अप्लाई हो जाती है। टाइम पीरियड ये होता है, यार ये पूरा ही पढ़ लेना, मतलब ये है ना। फ्रीक्वेंसी जो है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाती है ये, ठीक है ना। और रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है कि वो जो एक्सेलरेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसके बराबर होती है, जो ऑसिलेटर होता है ना, जो पार्टिकल जिसके कारण से फिर एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी फ्रीक्वेंसी और ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाती है ये, ठीक है ना। ये पूरा पढ़ना है, क्या होता है, कहां से निकल रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सब पे क्वेश्चन आता है। कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकलता है ये भी सीधे सीधे पूछा जाता है। ये तो जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कि भाई कितनी एनर्जी लेके वो निकलता है फाइनली, ठीक है ना। तो यार ये जो है ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये पूरा जो है ये पूरा आपको यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है। और ये फिर इसके यूजर्स आ गए, ये साइक्लोट्रॉन के यूजर्स आ गए, कहां पर ये काम में आता है, ठीक है। नाउ ये वाला एग्जांपल भी कर लेना यार, ये पार्ट जो इंपॉर्टेंट है उसमें फिर मैं कुछ नहीं छोड़ा रहा है ना, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इंडिया इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आता है। इंडिया में यार कहां अपने भी बहुत एक्सेलरेटर्स हैं यार, पढ़ लेना। वो कुछ आईआईटीज में भी एक्सेलरेटर्स हैं, ठीक है। चलिए अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसका, कि यार अब एक तार के चक्कर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। तो यार ये वाला पार्ट बता रहा है, छोटा टुकड़ा ले लो एक तार का, ये पार्ट ऑप्शनल है, ये पार्ट ऑप्शनल है आपके लिए, मतलब आपको अगर आता हो ऑलरेडी ये तो इसको स्किप कर देना, सीधे फॉर्मूला पढ़ लेना ये वाला, ये सीधे ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना कि भाई एक छोटे एलिमेंट के चक्कर में आर वेक्टर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ है ना। म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी कहलाता है, म्यू नॉट फ्री स्पेस की, ठीक है।
पता है ना। बायो-सावर्ट लॉ की सर्टेन सिमिलरिटीज है, कूलम लॉसेस और कुछ डिफरेंसेस हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पढ़ने हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये भी पढ़ लेना, ठीक पार्ट है ये, राइट हैंड स्क्रू रूल बता रहा है इसमें ये, राइट। चलो मार्क कराते चलते हैं। देन ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना ही है। अब जो है 1/c², ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आएगा, इतना सा पढ़ लेना। ये 1/c² म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, 1/c² एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के बराबर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आएगा, वहां भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से उड़ा देना, ठीक है। ये एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है, कर लेना इसको, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो जाएगी यहां पर, राइट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब एक तार से हम सर्कुलर लूप पे आ गए, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो भैया बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ही बता रहा हूं, बोर्ड में इसका डेरिवेशन आता है, यहां से इसका डेरिवेशन चालू है, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जेईई नीट के हिसाब से डेरिवेशन मत पढ़ना, ये पूरा इसका डेरिवेशन चल रहा है यहां से। ये भैया ऐसा एक एलिमेंट के चक्कर में होएगा, फिर ऐसा होएगा। इसको याद करने की ट्रिक मैंने इसरल के लेक्चर में भी बताई है और रिवीजन वीडियोस में बताई है, इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक। तो यहां से लेकर पूरा यहां तक ये डेरिवेशन है, और ये जो फॉर्मूला है फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना भाई। ऊपर से लेकर ये यहां तक डेरिवेशन है पूरा, ठीक है। फिर उसके सेंटर पे स्पेशल केस जो सेंटर पे है वो ये है भाई। ये फॉर्मूला बोर्ड में 3 नंबर 5 नंबर में डिराइव करने में आ जाता है, तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में नहीं आता उसका डेरिवेशन, तो इसरल ऐप से डेरिवेशन देख लेना, ठीक है। ये अगेन ये पूरी लाइंस इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी आता है कि एक सर्कुलर लूप के चक्कर में कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ ये फिगर ये वाला जो पार्ट है ये भी पढ़ लेना इसमें से। देखो अभी यार इंपॉर्टेंट चीज है, ये पढ़नी पड़ेंगी। गुड एग्जाम्पल है, ये कर लेना है इसको, है ना। सिंपल एग्जाम्पल है, मतलब कोई ज्यादा जोर नहीं, लेकिन कर लेना है इसको, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें 100 टर्न्स आ गए। अब भाई n टर्न्स होते हैं तो क्या करना है, तो ये वाला भी कर लेना। और इधर आप तो सभी करा रहे हो, अरे यार ये तो करना जो पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा ना। देखो फिर भी हमने, आप देखो 40% 50% तक एनसीईआरटी अभी तक काट ही चुके हैं अपन। मैं बहुत इसमें कंजूसी से मार करा रहा हूं आपको। देखो जो पढ़ने का है ना वो पढ़ने का है। जेईई नीट के हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो मैंने मना कर दिया, फिर ये वाला पार्ट जैसे पूरा डेरिवेशन इस पेज का पूरा स्किप मार सकते हो। ये बस आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, डेफिनेटली रिजल्ट याद होना चाहिए। और जेईई नीट में तो एनसीईआरटी लेवल से ज्यादा भी आता है कि यार वो मैक्सिमम कहां होती है, r/√2 पे होती है, और वो फिर आपको जेईई नीट के हिसाब से लेक्चर देखने पड़ेंगे, अपने इसरल ऐप में से देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। यार ये बड़ा चैप्टर है, देखो यार ये बड़ा चैप्टर है, मैं पहले ही बोला था टाइम लगता है, लेकिन इसमें अच्छी बात है ना, अपन आधा समय तो बचा ही रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ यहां से लेकर यहां तक, अगर आपको बेसिक आता है एम्पियर सर्किटल लॉ का, तो यहां से लेकर यहां तक ऑप्शनल है, आप टाइम हो तो पढ़ना। एम्पियर लॉ क्या कहता है, एम्पियर लॉ के हिसाब से ये होता है मामला, ठीक है। चलो फटाफट से मार करते हैं। फिर ये वाली लाइन जो अंडरलाइन करा रहा हूं ना, वो पढ़ते हुए चलना, अंडरलाइन और टिक करते हुए चलना, ये भी पढ़ना है, ठीक है। फिर ये कुछ स्पेसिफिक केसेस लेता है यार यहाँ पर कि यार क्या क्या हो सकता है। अगर आपको प्रैक्टिस हो ना एम्पियर लॉ लगाने की तो आप समझ जाओगे एक बार में ये, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चक्कर में डेरिवेशन हो रहा है यहाँ पर। अभी ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चक्कर में क्या होता है भाई, स्ट्रेट करंट के इनफाइनाइट के चक्कर में हमें पता है फील्ड लाइन ऐसी होती है। ये यहां पर उसका डेरिवेशन कर रहा है, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। μ0I/2πr, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और डेरिवेशन भी एम्पियर लॉ से यहां पर हो गया इसका, ठीक है। ये डेरिवेशन एक लाइन में हो जाता है इसका डेरिवेशन, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पॉइंट ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो। इसके फॉर्मूले में बोल रहा है कि 1/r की तरह से वेरी करता है, वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती है, ये पढ़ लेना। इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर ये थर्ड पॉइंट भी ऑप्शनल है, टाइम हो तो पढ़ लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए भाई अब ये चौथा पॉइंट क्या है, हाँ भाई ये चौथा पॉइंट राइट हैंड रूल बता रहा है
कैसे एक तार से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पूरा पैराग्राफ काट देना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सर मजा आ रहा है, अब आप कटा रहे हो ना, अब मजा आ रहा है, देखो अब इसमें अरे नालायक हो, ठीक है ना। ये ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा टफ है समझ में आने में। सिलेंडर के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, जेईई नीट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आई वुड से आप इसको ईसरल ऐप से देख लेना, अच्छा विजुअलाइजेशन हो जाएगा। जब आप इसको ईसरल ऐप से देखोगे तो पूरा बढ़िया इसका विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। मैंने यहां पर ये देखो, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर से जेईई नीट के लिए वीडियो बनाया हुआ है। यहां पर 26 मिनट का वीडियो है, 2x पे देखोगे तो 13 मिनट में हो जाएगा। जेईई नीट वाले बच्चों यार ये वीडियो पूरा देख लेना, ये काफी क्वेश्चन कैरी करते हैं, पूरा एनिमेशंस वगैरह के साथ में देखो आपको विजुअलाइज होके 3D फिगर्स के मॉडल के तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी, बहुत प्यारी तरह से समझाइए, ठीक है। बोर्ड में तो यार एक क्वेश्चन की तरह से दे रखा है, लेकिन जेईई नीट में ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं और ये ग्राफ तो एज इट इज ही आ जाता है, छोड़ना मत ये पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। गो टू ईसरल ऐप, और मैंने इसमें बता दिया है ईसरल ऐप से कौन सा वाला पढ़ना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर्स। तो MF मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर्स, ये लेक्चर इसमें से डेफिनेटली देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी ने तो देखो यार एक एग्जांपल में बता दिया पूरा का पूरा ये, राइट। चलिए यहां से लेकर यहां तक आप पूरा स्किप मार सकते हैं, राइट। चलिए फिर सोलेनॉइड और टोरॉइड, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होती है सोलेनॉइड, बेसिकली आपको पता है यार, ठीक है ना, जो इनसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, फलाना डिब्बा का यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। सोलेनॉइड हमको पता है, सोलेनॉइड पढ़ते हैं, सीधे सोलेनॉइड पे जंप मारते हैं हम यहाँ से। सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन है, ये ऑप्शनल है, सोलेनॉइड पता है कैसे बनती है तो छोड़ सकते हो, ये उसका कंस्ट्रक्शन है कि सोलेनॉइड भैया कैसे बन रही है। बहुत खराब राइटिंग आ रही है यार आज तो, ओ माय गॉड, दिस इज लाइक सुपर डुपर। अगर बचपन में वो जिन्होंने राइटिंग कंस्ट्रक्शन, अबे स्पेलिंग भी गलत हो रही है भैया, अंग्रेजी वाली मैडम होती ना अभी तो जूते मार दिए एकदम, अबे ये सिखाया है उनको कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलो ऑप्शनल है कंस्ट्रक्शन, हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम। सोलेनॉइड के चक्कर में फील्ड कैसे होती है, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है बिल्कुल। ये क्या बता रहा है, फाइनाइट सोलेनॉइड के चक्कर में फील्ड बता रहा है, फाइनाइट सोलेनॉइड के चक्कर में। फिर भैया ये पार्ट पूरा कहां भग गया, ये पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है कि भैया अंदर यूनिफॉर्म हो रही है, क्या मामला हो रहा है। और सोलेनॉइड को जैसे जैसे लंबा करते जा रहे हैं वो लॉन्ग सिलेंडर, इट अपीयर्स लाइक अ लॉन्ग सिलेंडर मेटल शीट, फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड अप्रोचेस जीरो, है ना। और फील्ड आउटसाइड जीरो मानते हैं, बेसिकली जीरो होती है इसके अंदर में, और अंदर जो है वो पैरेलल होती है एक्सिस के, अंदर जो है पैरेलल होती है एक्सिस के। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन काफी बार आता है बोर्ड में, तो भैया ये बोर्ड के हिसाब से जो इसका डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, समझ में आई, बिल्कुल आई। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो मैंने एक एक लाइन पढ़ी है, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन मार्क कराता जा रहा हूं। ये बोर्ड के हिसाब से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो बाहर जीरो हो गई और अंदर म्यू नॉट NI हो गई, इसको हटाओ। टोरॉइड, भाई टोरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड को घुमा दिया, सोलेनॉइड को ही घुमा दिया तो टोरॉइड बन गया। ये बेसिकली डोनट में तार बांध दिया ताकि कोई खाए नहीं, तार कैसे खा सकता है, और करंट बहा दिया उसमें ताकि कोई हमारे डोनट को टच भी नहीं करे, ठीक है ना, तो बन गया टोरॉइड, ठीक है ना। तो यार टोरॉइड क्या होता है, ये पूरा यहां से लेकर ये यहां तक इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज टोरॉइड, ये टोरॉइड की डेफिनेशन हो गई। और फील्ड जो इसके है, अंदर जीरो होती है फील्ड, बी अंदर जीरो, बाहर बी जीरो, और अंदर जो है म्यू नॉट
Ni/2πr होती है। सोलेनोइड के सिमिलर फील्ड होती है। यहां से फिगर विगर की ये सारी बातें आप छोड़ सकते हो, यहां से यहां तक छोड़ देना इसका, ठीक है ना मामला। और ये फिर इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बाहर जीरो कैसे हो रही है और अंदर जीरो कैसे हो रही है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ है, ये भी पढ़ लेना यार, ये जरूरी है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक एनसीईआरटी में बता रही है फॉर अ चेंज। इस बार यार एनसीईआरटी में हमको याद करने की ट्रिक बता रही है, बहुत प्यारी ट्रिक है ये, कि देखो सोलेनोइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, सोलेनोइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, वहां होता है एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोरॉइड में टोटल टर्न्स है एन और लेंथ जो है वो है 2πr। यार इसकी लेंथ कितनी है, यहां से आप देखो तो इसकी लेंथ कितनी 2πr और टोटल टर्न्स है कैपिटल एन, तो पर यूनिट लेंथ टर्म्स कितने हो गए 2πr से डिवाइड कर दो। तो यार छोटे n को इससे रिप्लेस मार दो, छोटे n को देखो म्यू नॉट एन आई में छोटे n को कैपिटल N अपॉन 2πr से रिप्लेस मार दो, देखो ये सेम फॉर्मूला आ जाता है। सोलेनोइड को भी घुमाया एक्चुअली टॉरॉइड बनाने के लिए, ऐसा समझो, ठीक है। तो यार देखो वो छोटे n को कैपिटल N बाय 2πr से कर दो, इन्होंने ये गजब मचाया, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर ये भी करने की जरूरत नहीं है, हटाओ इसको, तो ब्लू बॉक्स से टोकामैक और ये सारी चीजें, ठीक है, इंटरेस्टिंग है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती है ये, ठीक है। ये सिंपल है यार, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इजी एग्जांपल है ना। प्रैक्टिस की जरूरत हो सोलेनोइड में तो कर लेना, नहीं तो आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो अब आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स और एम्पियर की डेफिनेशन। तो भैया इसमें मैं काफी कुछ कटाने वाला हूं, आपको दो तारों के बीच में फोर्स निकालने हैं, यहां से लेकर यहां तक आप इसको काट देना, एक्सप्लेनेशन चल रहा है। फिर यहां से लेकर पूरा यहां तक आप इसको मत काटना, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। मैं बोलूंगा जेई नीट वालों को भी ये आना चाहिए, जेई नीट वाले भी ये डेरिवेशन कर शुड नो। कारण क्या है, फॉर्मूला भूल जाते हैं दो वायर्स के बीच में फोर्स का, तो डिराइव करना आना चाहिए, वो सिंपल है। एक के चक्कर में फील्ड निकालो और दूसरे में फिर IL भी लगा दो, तो ये हो गई फोर्स, ठीक है ना, ये हो गई फोर्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। अब भाई साहब ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ से सिमेट्री है, फलाना ढिमाका कंसिस्टेंट है, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पूरा उड़ा देना, ठीक है। यहां से लेकर ये यहां तक कि भैया पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सेम डायरेक्शन के करंट अट्रैक्ट करते हैं और उल्टे करंट रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का उल्टा होता है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैट का उल्टा होता है इसमें, ठीक है ना। चलो भैया अब ये पर यूनिट लेंथ फोर्स कितनी होगी वो ये बताता है, ठीक है। अब एम्पियर की जो डेफिनेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में सीधे सीधे आ जाती है। ये एम्पियर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ढंग से। यहां के बाद से फिर यहां तक आप उड़ा दो, फिर ये चार्ज की डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। अब नए तरह से चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं एम्पियर और टाइम के टर्म्स में, ठीक है, एम्पियर और टाइम के टर्म्स में। तो मैं एक एक लाइन कटाता जा रहा हूं जो आप छोड़ सकते हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, फिर ये आप काट देना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ लेना, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी कोई खास बात नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसको आग लगाओ पूरा, ठीक है, ब्लू बॉक्सेस वैसे भी ठीक है ना। ये वाला यार पढ़ लेना, इसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और इसका मिला के क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम्पल अच्छा है, ठीक है ना हो। टॉर्क की अगर हम बात करें, अब टॉर्क ऑन करंट लूप और मैग्नेटिक डाइपोल, ये मामला आ गया अभी, तो भैया ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है पूरा, ठीक है। फिर यहां से लेकर पूरा इसका डेरिवेशन चल रहा है, बोर्ड के हिसाब से कर लेना, जेई नीट के हिसाब से पता होना चाहिए। कई बार जेई में क्वेश्चन आ गया है एक लूप बना के, तो यार मतलब कंपलसरी नहीं है पर शुड नो, मतलब समझ गए आप, ये अच्छी एक्सरसाइज भी है, शुड नो, है ना। तो भैया ये यहां से लेकर पूरा 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 ये यहां तक,
ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन है यहां तक। चारों वायर पे फोर्स निकालना सिखाया है, फिर टॉर्क बताइए, पढ़ लेना। ठीक है, तो टॉर्क जो है आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन करा है इसने आई इंटू ए, आई इंटू ए मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन करा है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी इज द टॉर्क, एम क्रॉस बी इज द टॉर्क विच इज सिमिलर टू पी क्रॉस ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था ना, पी क्रॉस ई टॉर्क होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, या आप मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक डायपोल की तरह से समझो इस एम को मैग्नेटिक डायपोल की तरह से समझो। ये मैग्नेटिक मूवमेंट कहलाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ये भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आप निकाल सकते हो आई इंटू ए से। ठीक है, फिर ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है यार, इससे सवाल बनते हैं। फिर एम और बी अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, और जब एंटी पैरेलल होते हैं तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। नाउ एन टर्न्स हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई ए हो जाता है, एन आई ए हो जाता है। यार ये चीज आप ई सरल ऐप में से देख लेना, ये जेई नीट के हिसाब से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये कब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो रहा है, कब अनस्टेबल हो रहा है, इसमें तो इतनी सी 3 लाइन में बता दिया। यहां से बोर्ड में बहुत ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन जेई नीट के हिसाब से यार इसको आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ई सरल ऐप से ये वाला पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है ना, चलिए नाउ ये वाला एग्जांपल दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आप सॉल्यूशन पढ़ते जाना और एक बार रीड जरूर कर लेना, गो थ्रू, एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना इस एग्जांपल को। ठीक है, चलिए नाउ अब यार ये जो 4.12 एग्जांपल है, इसके तीनों पार्ट अच्छे हैं, ये आपको पढ़ने ही है, चाहे बोर्ड जेई नीट हो, अच्छे हैं तीनों पार्ट इसके। ठीक है, नाउ करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। अब ये पार्ट थोड़ा सा यहां पर इन्होंने खींचा है एनसीईआरटी वालों ने यार इसको, कि भैया ये देखो कि हम करंट लूप को मैग्नेटिक डायपोल की तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यार मैं जो अंडरलाइन करा रहा हूं सिर्फ वो वाली लाइंस इसमें पढ़ते चले जाना, यहां से लेकर पूरा बाकी ऑप्शनल आप जो है यहां तक पूरा ऑप्शनल ले लो। टाइम हो तो पढ़ना, नहीं तो स्किप मार देना। मेजर जो चीज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी हो जाती है, वो आगे भी आएगा, ये आगे भी आएगा, टेंशन मत लेना। मैग्नेटिक फील्ड इतनी हो जाती है मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण से। ठीक है ना, जैसे कि ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के डायपोल से सिमिलैरिटी देखो, म्यू नॉट 1/ε0 m p b e, या इंटरचेंज कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायपोल के चक्कर में ही होता है, तो इसके चक्कर में ये होता है, f 1/ε0 को म्यू नॉट रख दो, m के बदले p, तो यार या p के बदले m, 1/ε0 के बदले म्यू नॉट, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और एक्सियल पोजीशन पे ये होता है, तो एक्सियल पोजीशन पे ये हो जाता है। ठीक है, तो यार ये जो रिजल्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से फॉर्मूले जरूर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ काट देना सर, बहुत टाइम बाद काटने का कुछ मिला है यहाँ पर। ठीक है ना, ये वाला पैराग्राफ आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना, ये छोड़ देना, डन। चलो अब भाई, हाँ तो ये एक बार वापस आएगा आगे चल के कि एक मैग्नेटिक मूवमेंट के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सॉरी एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी होती है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होती है, ये एक्सियल पोजीशन पे होती है। सेम फॉर्मूला एज डायपोल्स, राइट। नाउ अब ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब यार ये जो पूरा टॉपिक है ना, यहां से लेकर यहां तक तो आप बिंदास उड़ा दो इसको, कोई टेंशन नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक ऑप्शनल है अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं। इसका जो मेजर फॉर्मूला है वो ये है म्यू बाय एल। मैं कैपिटल एल से बताता हूं, इन्होंने स्मॉल एल से बताया, कैपिटल एल या स्मॉल एल, एनसीईआरटी स्मॉल एल बोलती, तो अभी स्मॉल एल लिख रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम है ये, स्मॉल एल है ना, तो भाई देखो म्यू बाय L इज इक्वल टू Q बाय 2m होता है। और ये जो यहां पर ये जो म्यू है,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है ना। तो भाई तो इसमें ये जो आपको चीज बताई जा रही है ना, म्यू बाय एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2m की ही यहां पर बात हो रही है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, एंगुलर मोमेंटम एल, क्यू चार्ज और मास m, ये किसी के लिए भी होल्ड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। म्यू बाय एल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और डेंसिटी वाली बॉडी घूम भी रही हो तो सबके लिए ये होल्ड करता है। सॉलिड बॉडी के लिए होल्ड करता है, मतलब रिंग, डिस्क, कोई सी भी आर्बिट्री शेप की बॉडी के लिए भी होल्ड करता है। म्यू बाय एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2m, ये याद रखो आप। इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन लगा दे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है, ठीक है ना। बस आप तो एक फॉर्मूला याद रखो, म्यू बाय एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2m, सारा वही चल रहा है। देखो ये प्रोटॉन के लिए भी देखो म्यू बाय एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2m, सिंपल। ये गायरोमैग्नेटिक रेशो कहलाता है, ये गायरोमैग्नेटिक रेशो कहलाता है। ये कांस्टेंट है भाई, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी आती है, इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी आती है इसकी वैल्यू, याद रखने के लिए वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यार ये थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स में घुस गया, ये मॉडर्न फिजिक्स में घुस गया। बोर मैग्नेटॉन वाला जो पार्ट है, बोर्ड के हिसाब से पढ़ लेना, जेई नीट में रेयरली आस्क होता है, ये रेयरली आस्क्ड, जेई नीट में बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं इसको। मॉडर्न फिजिक्स में तो हम पढ़ेंगे ही सही कि mvr इज इक्वल टू nh/2π से पूरी बोर्ड की थ्योरी डिराइव होती है। तो लेकिन बोर्ड के हिसाब से ये वाला पार्ट बोर मैग्नेटॉन एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फिर ये पूरा पैराग्राफ आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसको क्रॉस कर दो आप, ठीक है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। तो यार मोटा मोटा मैंने इसको बता दिया, म्यू बाय एल इज इक्वल टू क्यू बाय 2m, राइट। चलिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत बड़ा चैप्टर है यार ये। बच्चे क्या यहां तक आते हैं एनसीईआरटी में दम तोड़ देते, पर दम तोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने पूरी मार्किंग करा दी आपको, 50% से ज्यादा एनसीईआरटी कट चुकी है अपनी। पढ़ जरूर लेना, पढ़ जरूर लेना भैया, बाद में याद करोगे सर थैंक यू सो मच, आपने ये सब बता दिया। यहां से लेकर यहां तक आप इसको डिलीट कर दो, डिलीट मतलब यहां से यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। फिर गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो यहां पर बता रखा है, ये पढ़ लेना यार पार्ट। टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, NIAB यहां से लेकर यहां तक का पूरा पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर मैग्नेटिक टॉर्क किससे बैलेंस होता है, ये स्प्रिंग से, काउंटर टॉर्क से बैलेंस होता है। फाई इतना एंगल ही घूमता है ट्विस्ट में, ठीक है ना। अब इसके जो यूजेस हैं, इसके जो यूजेस यहां पर आ गए, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लो का मेजरमेंट में काम आता है ये, है ना, कि किधर करंट फ्लो हो रहा है और कितना हो रहा है वो मेजर करने में काम आता है ना। इसको हम एज इट इज एमीटर की तरह से यूज नहीं कर सकते, पर गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये यहां से आपको समझ में आना बंद हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। शंट रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में कन्वर्जन हो रहा है यहां से। वेरी इंपॉर्टेंट बात जेईई और नीट के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये यहां से समझ में नहीं आएगा। एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी वालों ने यार बहुत तेजी से समझा दिया। आई एम सॉरी टू से दिस, क्या करें यार, ये वही चीज हो गई, छोटे बच्चे को बता दिया हाँ भैया वो क्या है बेटा, वो चंदा मामा नहीं है, वो क्या है, वो वही है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट नहीं। बैंड बजा दी यहां पर, नहीं भैया ये नहीं आएगा, इसको आप ईसरल ऐप से पढ़ें। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बिना समझे क्रैक नहीं होंगे क्वेश्चन इसमें। तो भैया गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वो हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर कैसे बनते हैं, सॉरी गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनते हैं, 45 मिनट्स का वीडियो है। 2x पे देखोगे तो लगभग 25 मिनट में आप खत्म कर लोगे, पूरा ढंग से एनिमेट करके और एग्जाम्पल के साथ में ये चीज कराई गई है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूं, कंस्ट्रक्टिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर, राइट, समझ गए। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मेरे को 45 मिनट्स लग गए जो चीज समझाने में, एनसीईआरटी ने उसको यार लगभग एक पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में यहां पर समझा दिया। आई एम यार लिटरली वेरी सॉरी फॉर यू गाइज यार कि आपको इसमें एनसीईआरटी में बैंड बच जाएगी। बस यहाँ पर लगभग जो है ना ये बस अब ये सेंसिटिविटी आ गई
फाइव बाई इज इक्वल टू एन ए बी बाई के, बहुत बढ़िया। फिर किससे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर अब वोल्ट मीटर में कंस्ट्रक्शन करना है, ये वोल्ट मीटर में कंस्ट्रक्शन करना है, ये पूरा पढ़ना है। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पूरी पढ़नी है। फिर ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है यार, इसमें से सवाल आ जाते हैं जेई नीट में कई बार, जेई में आया हुआ है इसका सवाल, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया। तो ये आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ईसरल ऐप में से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से पहले गैल्वेनोमीटर का एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्जन देख लेना, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ये इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जिंदगी हो जाएगी आसान। ये काफी अच्छा एग्जांपल है, ये तो करना ही है, बोर्ड में भी आता है और जेईई नीट में भी आता है। इसी के साथ में हमने ये चैप्टर कर लिया है समाप्त, ठीक है। ये चैप्टर हमारा हो गया, आप समझ ही आ गए अब तो यार। तो भैया एक चैप्टर समाप्त हो गया अपना, मतलब 40% तक चैप्टर रह गया ये वाला यार, इसमें बहुत ज्यादा कटिंग है सर, 60% हो तो गई, डिसेंट इनफ है यार, वाकई में डिसेंट इनफ है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में मार्किंग वाली चीजें पढ़ो और बन जाने लाइव, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट जो है हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 लेके आएंगे, ऐसे ऑल्टरनेट चैप्टर्स चलते जाएंगे। पूरी जो सीरीज है आपके पास में, पूरी जो सीरीज है वो शेयर्ड है। पूरी ये जो फटाफट सीरीज है, देखो आप ईसरल के चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, फटाफट एनसीईआरटी सीरीज की पूरी सीरीज है, इस प्लेलिस्ट में हम वीडियोस डालते जाते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ईसरल ऐप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार डाउनलोड करनी पड़ेगी और सारी पीडीएफ आपको वहां पर इस कोर्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई चैप्टर आपने पढ़ लिया जेईई नीट के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, तो फिर फटाफट एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर देख लेना जो आज कराया, चैप्टर नंबर 4, मार्किंग्स करते हुए पढ़ते चलते जाना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मजाना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक वो सब्सक्राइब कर लेना। चलो ऑल द बेस्ट।